डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये गति के समीकरण से संबंधित है, इक्वेशन ऑफ मोशन से संबंधित है। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को इस स्टैंडर्ड में ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। उन इक्वेशन को हमने ड्राइव किया है ग्राफ की सहायता से। तो एक ग्राफ जो हम पिछले वीडियो में आपको जिसके बारे में बता चुके हैं, देख सकते हैं। वेग समय संबंध के लिए समीकरण निकालना है। तो वेग समय संबंध के लिए समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले इस ग्राफ का आप अवलोकन करें। इस ग्राफ को आप देखें। एक समान त्वरण से गतिमान जो वस्तु है उसका वेग में होने वाले परिवर्तन को समय के साथ इस ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आप देखिए, कोई वस्तु, कार कह सकते हैं हम, गतिमान वस्तु है, वो गतिमान है जिसके समय को हमने एक्स अक्ष पर लिया है और जिसके द्वारा वेग में होने वाले परिवर्तन को हमने वाई अक्ष पर लिया है। अब आप देखिए, कोई कार जब गति प्रारंभ करना शुरू करती है तो गति प्रारंभ करने के बाद आप समझ लें, कोई कार गति करना प्रारंभ करती है, वहां से हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग लें तो वो जीरो आएगा। तो कोई कार चल रही है और कार चलने के बाद हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ए, और ए पॉइंट पर हमने देखा, यहाँ पर आप देखिए ए पॉइंट पर हमने देखा, यहाँ पर अगर ये ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा होता तो आप समझ लें मूल बिंदु शुरू हो रहा होता तो समय जीरो और चाल भी क्या थी, चाल भी थी जीरो, वेग भी था जीरो। अब हमने कुछ ऊपर से लिया है, यानी हमने किसी कार के वेग में होने वाले परिवर्तन की घटना को कंसीडर करने के लिए कुछ समय के बाद, कार के कुछ समय चलने के बाद देखा है। तो एक पॉइंट पर हमने माना कार का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, प्रारंभिक वेग u है, और कार जब आगे गति करना लगातार प्रारंभ रखती है तो t समय के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो यहाँ पर t समय में होने वाले परिवर्तन को ये भी जो सरल रेखा आई है इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब मैं आपको समीकरण निकालना हूं कि वेग और समय में रिलेशन के लिए समीकरण कैसे निकालते हैं। आप ये समझ लें, वेग में होने वाले परिवर्तन को अगर हम देखें तो bd भुजा दिखा देगी, क्योंकि u से वेग क्या हो गया v, इसका अंतिम वेग क्या है v, और समय में होने वाले परिवर्तन को 0 से t, ये ओसी भुजा है, ये रिप्रेजेंट कर देगी। तो मैंने बच्चों में लिख पहले से ऑलरेडी इसलिए देता हूं क्योंकि समय बचता है, वीडियो छोटी होती है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं होगा। वैसे ये वीडियो क्या हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी। देखिए, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ द्वारा वेग समय संबंध के लिए समीकरण ज्ञात किया जा सकता है ग्राफ से। सबसे पहले आप देखिए बीसी भुजा, देखिए बीसी भुजा दो भागों में, बीसी बराबर एक तो है बेटा बीडी और दूसरा क्या है डीसी। बीसी बराबर हो गया बीडी प्लस डीसी। अब ये आपका जो मान है बीसी का मान देखिए, ये तो ये 0 से है ना, यहां से, तो बीसी का मान देखिए कितना हो गया, 0 से बी, यानी ये मान हो गया बी। बीडी का मान हमें नहीं पता है, यही वेग में होने वाला परिवर्तन है। प्लस डीसी, देखिए डीसी ये वाला मान है और डीसी का मान ये कितना है, ये है यू। तो BD बराबर हमारे पास आ गया B माइनस यू, इक्वेशन नंबर 1। अब त्वरण की परिभाषा आप लोग जानते हैं, एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है, यूनिट टाइम में या एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर एक्सीलरेशन बराबर आ जाएगा वेग परिवर्तन अपॉन समय। वेग परिवर्तन आपको ग्राफ से सो रहा हो u से b, यानी वेग परिवर्तन को हम किस पार्ट से इसके ग्राफ के प्रदर्शित करेंगे, bd से, और समय में होने वाला परिवर्तन है ad, यहां से यहां तक अपॉन ad। bd की वैल्यू वैसे ही रख दी और ad को हम oc के बराबर ले सकते हैं, जैसे हम ग्राफ से देख रहे हैं ad भुजा का मान oc के बराबर हो जाएगा। आप देखिए bd का मान हम इक्वेशन 1 से कितना रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से रख सकते हैं b माइनस यू, और oc का मान कितना है t, तो b माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ये तिरछी जब हम गुणा करेंगे तो AT हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा u प्लस AT। इस प्रकार हमारे गति का जो पहला समीकरण है वो प्राप्त हो गया। अक्सर बेटा हम कहते हैं
कि साइंस में सब चीज क्या है, जुड़ी हुई है एक जैसे। आप इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, वेग समय ग्राफ को समझ में आना चाहिए, जिसे आप पिछले वीडियो से समझ सकते हैं। वेग की डेफिनेशन पता होना चाहिए, त्वरण की डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सीधे हम बाउंस नहीं कर सकते कि पीछे की चीज को छोड़ दें और हमें एक समझ जा रहे हैं स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण। और स्थिति समय संबंध के लिए समीकरण निकालने के लिए हमें वेग समय ग्राफ की सहायता लेनी पड़ेगी। इन इक्वेशन को निकालने का एक मेथड और भी है, आगे समाकलन विधि से निकालेंगे 11वीं क्लास में, लेकिन यहाँ पर ग्राफीय मेथड से इन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए, माना कोई गतिमान वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिमान है और स्मॉल t समय में इसके द्वारा चली गई दूरी कैपिटल S है। तो आप देखिए, हमें S और t में एक प्रकार से मान सकते हैं रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास A से B तक जो दिया गया है, ये आपका वेग समय ग्राफ है। और वेग समय ग्राफ में A से B जो सरल रेखा प्राप्त हो रही है, ये क्या है, ये एक आपको वेग और समय ग्राफ के लिए प्रदर्शित कर रही है। ये भी रेखा वेग समय ग्राफ के लिए प्रदर्शित कर रही है। और ये आपकी समय अक्ष है। अगर हम वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरा गया पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला क्षेत्रफल, इस वाले क्षेत्रफल को हम निकाल लें, तो इस पूरे क्षेत्रफल को निकालने पर हम स्मॉल t समय में चलने वाली या तय की गई दूरी के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से हम निकालेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, माना एक समान त्वरण स्मॉल a से गतिमान वस्तु के लिए स्मॉल t समय में चली गई दूरी कैपिटल S है। इसको वेग समय ग्राफ AB के नीचे AB के नीचे क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है OABC द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तब तो S निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S निकालने के लिए हम निकालेंगे OABC का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल। इस पूरी संरचना को अगर हम देखें, रचना को देखें, तो ये कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज दो भागों में मिलकर बना हुआ है। नीचे वाला भाग तो आप समझ रहे हैं क्या है, आयत है, और ये वाला भाग कैसा है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करें, सबसे पहले आयत OADC इसका क्षेत्रफल निकालने, आयत OADC का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो ये हो जाएगा OA इंटू OC प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं आप 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, आधार गुणा लंब, तो 1/2। अब इसका देखिए BD, यहां पर देखें तो BD क्या है, लंब, और आधार कितना है, AD है। अब हमें यहाँ पर BD जो भुजा है उसके मान की आवश्यकता होगी। तो अगेन पुनः त्वरण बराबर A बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन आप देख रहे हैं बेटा, इस ग्राफ को अगर हम देखें तो U से परिवर्तित होकर स्मॉल t समय में वेग कितना हो गया, v हो गया। तो वेग में परिवर्तन हुआ v माइनस u। तो ये यहाँ पर जो BD भुजा से प्रदर्शित किया है BD अपॉन t, तो BD बराबर हो जाएगा A इंटू टी। अब आप देखिए इस मान को हम रख दें S बराबर OA, ये मान कितना है, U है, इंटू क्या है, OC, तो OC का मान कितना है, T है, प्लस BD का मान अभी हमने कितना निकाला, 80 है, और हम देख लें किसका मान, AD का मान हमारे पास क्या है, समय T है। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस प्रकार हम इस समीकरण की वेग समय ग्राफ की सहायता से समीकरण की स्थापना करने जा रहे हैं। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। एक प्रकार से इसकी स्थापना के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी स्थापना के लिए हम वेग समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखें या जब आप बुक से स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि तीनों समीकरणों को स्थापित करने के लिए हम वेग समय ग्राफ का ही प्रयोग करते हैं। तो वेग समय ग्राफ के प्रयोग से हम इस समीकरण को स्थापित कर रहे हैं।
हमने माना मतलब एक समान त्वरण ए से गतिमान वस्तु के लिए स्मॉल टी समय में चली गई दूरी एस का मान हम निकालना है, ठीक है नहीं, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया, पिछली इक्वेशन में आपको बताया। तो एक समान त्वरण स्मॉल ए से गतिमान वस्तु के लिए स्मॉल टी समय में चली गई दूरी को निकालने के लिए हमारे पास ये जो है ये ए बी कहलाएगा हमारे पास। ये आपके पास है वेग समय ग्राफ, और वेग समय जो ग्राफ है और ये आपकी क्या कहलाएगी, ये समय अक्ष कहलाएगी। तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरा गया जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम निकाल लें तो स्मॉल ए त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के द्वारा स्मॉल टी समय में चली गई दूरी के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो स्मॉल टी समय में चली गई दूरी कैपिटल एस को ज्ञात करने के लिए हम आप ये क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल के मान को निकालेंगे। कौन से क्षेत्रफल के मान को, ओ ए बी सी जो क्षेत्रफल है। तो एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, एक समान त्वरण ए से गतिमान वस्तु के लिए स्मॉल टी समय में चली गई दूरी एस का मान वेग समय ग्राफ ए बी के नीचे घिरे क्षेत्रफल ओ ए बी सी द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तब अब वैसे तो आप समझ रहे हैं, जैसा पिछली इक्वेशन में किया, हमने इसे आयत मान लिया और ऊपर वाला आयत है इतना भाग और इतना भाग क्या समकोण त्रिभुज है, और इसे मिलाकर हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया, जिससे हमें समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल पता चल गया, जिससे हमने दूरी का मान निकाला था। इसमें हम समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग। तो दोनों समांतर भुजाएं क्या है, ओ ए और क्या है बी सी, इनका योग अपॉन क्या होता है 2, ठीक है। और इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो क्या है एडी। ओ से ए तक का मान देखिए आप, ओ से ए तक का मान क्या हो जाएगा यू, बी से सी तक का मान देखिए ये क्या हो जाएगा v अपॉन 2, और ए से डी जो है ये टाइम है, ये टाइम कितना हो गया t हो गया। तो अब हम क्या करें, ये तो इक्वेशन नंबर हमारे पास बना गई। त्वरण की परिभाषा से त्वरण बराबर एक्सीलरेशन बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन टाइम। तो a बराबर हो जाए v माइनस यू अपॉन टी, तो t बराबर हो जाए v माइनस यू अपॉन ए। ये t की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। तो s बराबर u प्लस बी बाई 2 या b प्लस यू बाई 2, ये एक ही बात है। और ये t का मान रख दिया b माइनस यू अपॉन ए। तो ये आपका b प्लस यू इंटू बी माइनस यू बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2a, और ये आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से ये हमने वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण की स्थापना कर ली। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।